नमस्कार। कल मैं कोसोवो की अपने डेपुटेशन के अंतिम दौर की बातें मैंने बताई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए मैंने ये बता दिया था कि अब मैं वापस आ गया और नई पोस्टिंग हमारी जो एटीएस में हुई मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कल बहुत ढेर सारे कमेंट्स उस पर आए और उसमें एक बहुत ही सेंटिमेंटल बात लिखी हमारे किसी मित्र ने कि मैं ये चाहता था कि आप जब वहाँ से रुखसत हो रहे थे, जब आप वहाँ से विदा हो रहे थे, तो उस समय आपके अंतर्मन में क्या था और हम उसके बारे में भी जानना चाहते थे। लेकिन आपने इस यात्रा को कट शॉर्ट कर दिया। अब तक इतनी लंबे वृतांत के बाद आपने अंतिम थोड़ी सी बातों को कट शॉर्ट किया, और अगर ये पूरा वृतांत बताया जाता तो अच्छा होता। इसके अलावा इस पूरी कोसोवो यात्रा के बारे में और भी बातें लोगों ने लिखी थी। मैं आपके टिप्पणियों से मुझे बहुत स्फूर्ति मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है जिसका शायद कुछ लोगों को ज़रूर लाभ मिल रहा है। एक बात और लोगों ने जाननी चाहिए कि वहाँ की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और इन सब के बारे में भी अगर कुछ बताया जाए तो ठीक होगा। एक ऑब्जर्वेशन मेरा था कि शायद इस कोसोवो के मेरे इस डिप्यूटेशन को कम लोग पसंद कर रहे हैं। इसको भी लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक है। इस तरह की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने लिखी। लेकिन मैं तो जो यूट्यूब का जो डैशबोर्ड होता है उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं, मैं उसके आधार पे कह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको कम लोग देख रहे हैं और इसका जो व्यू ड्यूरेशन है वो भी कम है। तो इसी से ये प्रतीत होता है कि शायद उतना लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं है। लेकिन मेरा ये बताना बहुत आवश्यक था, इसलिए क्योंकि मैं अपनी यात्रा में, मैं अपनी पुलिस की इस यात्रा में, मेरे इस खाकी नामा में, मेरे इस अपराध के रास्ते पर जो जो लोग चल रहे हैं, उनके उनके समानांतर चलने की जो हमारी चेष्टा थी, उनसे आगे निकलने की हमारी जो चेष्टा थी, उसमें दिन ब दिन या डेट वाइज या पोस्टिंग वाइज ये बताना आवश्यक था। कोसोवो की का ये डिप्यूटेशन मेरे लिए हमेशा ताउम्र हमेशा याददाश्त रहेगा। इतनी सारी संस्कृतियों के बारे में जानना, इतने देश के लोग वहाँ इकट्ठा हुए जो पुलिस वाले थे, और उनकी पुलिसिंग के बारे में जानना, उनके व्यवहार के बारे में जानना, उनके आचार विचार, उनके खाने और उनकी रूटीन के बारे में जानना, ये अवसर शायद ही मुझे कभी और मिलेगा। तो इसी पर मुझे ये लगा कि शायद आप लोगों को ठीक है, उतना पसंद भले न किया जाता हो, लेकिन अंतिम जो वक्त था हमारा वहाँ पर, जिस दिन मैं वहाँ सबको नमस्कार करके, उस धरती को नमस्कार करके वापस लौट कर आया था, और आज कितने साल हो गए, 12 वर्ष लगभग हो गए, मैं वहाँ आसपास भी कभी नहीं जा पाया। तो इसके बारे में बताना भी मेरी शायद जिम्मेदारी है। ठीक है, कम लोग उसे सुनेंगे या कम लोग पसंद करेंगे, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ जर्नी अपने इस सफ़र के छोटे से हिस्से को ऐसे छोड़ना भी कदाचित उचित नहीं लग रहा। मैंने बताया था कि अब हम लोग धीरे धीरे सामान अपना यूएन का दिया हुआ सारा सामान, जो पिछले 10 वर्षों से ये 2000 के आसपास, 98 के आसपास ये शुरू हुआ था, और 2008 के अंत में आते आते ये समाप्त हो रहा था यूएन मिशन। तो लगभग 10 वर्षों में जो भी सामान लिस्ट पर चढ़ा के दिया गया था उसे हमें वापस करना था। हमें नहीं, जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ थीं, जो उसमें भाग लेने वाले देश थे, उनके अधिकारियों को ये सब वापस करना था। एक एक सामान संयुक्त राष्ट्र संघ का वापस होना था, और फिर इसे हैंडओवर करना था संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूलेक्स को, यूरोपियन यूनियन को।
फिर धीरे धीरे वापसी के टिकट के बारे में बात शुरू हुई और एक समस्या ये आई कि सब लोग गाड़ियाँ जमा कर देंगे। फिर हमें अपने सामान को एयरपोर्ट तक ले जाना है और कुछ इस बार उन्होंने कहा, साहब आप जो आपका सामान है ये सी रूट से जाएगा, आप अपना सामान पैक कर दीजिए, उसमें अच्छे से अपना नाम, पता, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा की फ़ोटोकॉपी ये सब ऊपर चिपका दीजिए। ऐसा चिपका दीजिए कि ये अगर जो गिराया जाता है सामान बड़ी बेदर्दी से फेंका जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते समय, अगर आप एयरपोर्ट पर देखते होंगे तो आपका जो कन्वेयर बेल्ट से सामान गिरता है या वापस वो आप तक पहुंचता है, वो कितनी बार रोटेट होता है, कितनी जगह गिरता है, कितनी बेदर्दी से उसको हैंडल किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई गई थी कि आप उसको ऐसी जगह चिपकाइए, ऐसे टेप से चिपकाइए कि वो और इतनी जगह, मतलब अगर आपको अपना नाम चिपकाना है तो कम से कम 7-8 जगह उसे फ़ॉन्ट बड़े फ़ॉन्ट में करके चिपकाएं, प्रिंटर से उसका फ़ॉन्ट आप निकाल लें, अपने पासपोर्ट की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी उसमें चिपकाएं, शेंज़न वीज़ा जो आपका लगा हुआ है उसमें उसकी एक फ़ोटोकॉपी करके उसको चिपकाएं। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे इंस्ट्रक्शन थे और ये लग रहा था कि सामान आखिर हम लोग वहाँ तक पहुँचाएँगे कैसे। पहले अपना सामान जो वहाँ इकट्ठा हो गया था, वो सामान जो वापस हमें ले जाना था, धीरे धीरे करके 2-3 बार में तमाम सामान आ गए थे, कपड़े उसमें ज़्यादातर थे और वहाँ से आने के सामान में भी कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी। जैसे जो विदेशी जा रहे थे, खासकर अमेरिकन्स, वो उनके पास अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, अपने उनके जो होल्स्टर्स थे, अपने उनके वो जो पार्ट ऑफ देयर ड्रेस, उनके जो यूनिफॉर्म यानी उनकी जो वर्दी होती थी। आप ये देखेंगे कभी किसी अमेरिकन पुलिस वाले को टीवी पर आप देखें किसी घटना दुर्घटना के संबंध में, बेल्ट में बहुत सारी चीज़ें लटकाए रहते हैं, वो टॉर्च लटकाए होते हैं, एक कटर लटकाए होते हैं जिनसे आप, एक चाकू लटका होता है उनके में, इस तरह से करीब 20 या 21 आइटम वो उस पर लगाए होते हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पिस्टल की एक होल्स्टर लगी होगी और अभी भी ये प्रचलन में नहीं है कि जो बहुत ज़रूरी सामान है जैसे टॉर्च है, इन सब चीज़ों को यूनिफॉर्म के पार्ट के रूप में देखा जाए। अमेरिकन्स ने क्या किया कि जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने धीरे धीरे कहलाना शुरू किया और अपने छोटे छोटे कागज़ों में टाइप करके ऑफिसेस के बाहर लिख दिया, नोटिस जैसे आप बना के कि हमारे पास 3 टॉर्च है, हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट है, हमारी ये है, एंड आई वांट टू सेल इट। बड़ा अच्छा, ये हम लोगों का जब समाप्त होना था, हम टिकट करा रहे थे उसके करीब करीब 20 दिन पहले, क्योंकि अमेरिकन्स के दिमाग में ये था कि शायद उनके लिए ये मिशन एक्सटेंड करेगा, उनके लिए ये सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा लेने का साधन जैसा था, बाकी तो सब कुछ वहाँ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ही था। तो वो अपनी नौकरी ख़त्म करने के बाद यहाँ परिवार के साथ ज़्यादातर उसमें आते थे, रहते थे यहाँ पर, अच्छे ज़्यादा पैसे दे के किराए का मकान उन्होंने ले रखा था। तो उनके दिमाग में था कि शायद हम कुछ दिन के लिए और रुक जाएं, लेकिन जब ये साफ़ हो गया कि नहीं, सबके साथ उन्हें भी वापस जाना होगा, तो उन्होंने ये छोटी छोटी आइटम्स बेचने की दरख्वास्त शुरू की कि हम इसे इतना लाद के वहाँ कहाँ ले जाएंगे। उसको ले जाने में बहुत खर्चा लग रहा था। मेरा इंटरेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट में था। मैंने अपने सैम से पूछा कि सैम अगर आप जा रहे हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट, तो सैम ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि देखिए हम इसके पहले भी उसमें गए थे यूएन मिशन में, और इसके बाद भी हम अभी ट्राई करेंगे। सूडान का मिशन मुझे करना है, जो भी मिशन मिलेगा जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है हम वहाँ पर जाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपने किसी मित्र को, तमाम लोग आपसे मिलने आते हैं, अगर इस तरह का जो ये नोटिस लगी हुई है इस तरह का कोई आदमी, तो खैर सैम बहुत सिंसियर थे, उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और फाइनली मुझे बताया कि साहब हमारा एक मित्र जा रहा है, वो इसको अपना बेचना चाहता है। तो हमने कहा आप चेक करके बताइए वो सही है कि नहीं है, इफ़ेक्टिव वाला है कि नहीं है, वो वहाँ अमेरिकन पुलिस का है कि अमेरिकन आर्मी का है, क्योंकि हम तो नहीं जान पाएंगे इसे। तो खैर सैम ने 2-3 दिन बाद बताया कि नहीं बिल्कुल ठीक है, पर्सनल है उसका, अमेरिकन आर्मी में जो उनको दिया जाता है व्यक्तिगत कैपेसिटी में है वो उनका है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई
इसमें कानूनी अड़चन नहीं है। बस सिर्फ एक बात ये है कि अगर किसी एयरपोर्ट पे, जैसे उसने ये बताया कि ऑस्ट्रिया में या टर्की में किसी एयरपोर्ट में अगर वो डिटेक्ट करेंगे तो वो इसकी परमिशन मांगेंगे कि आप, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट जो आर्मी से संबंधित हैं उसको लाने ले जाने के लिए आपको इसकी परमिशन की आवश्यकता है। तो हमने कहा ये तो रिस्क है, अगर हम परमिशन कोई यहाँ से मिलेगी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट से हम परमिशन लेंगे नहीं, वो क्यों देंगे हमें, वो कहेंगे आप यहाँ आइए, यहाँ ख़रीद लीजिए, वहाँ से क्यों ला रहे हैं। लेकिन चूँकि सस्ता था और अच्छी क्वालिटी का, टेस्टेड क्वालिटी का था, एक अमेरिकन पुलिस पर्सनल उसका 20 साल से 10 साल से इस्तेमाल कर रहा था, वो हमारे लिए ज़्यादा सूट कर रहा था। उनसे मैंने मंगवाया, वो ऑफिस में लेके आए, मुझे दिखाया। पॉइंट ब्लैंक एक कंपनी है अमेरिका की, उसका वो बुलेट प्रूफ जैकेट था, बहुत हल्का। अपने यहाँ जैसे बहुत भारी भारी आप देखते होंगे मिलिट्री के कलर के हमारे सिपाही या इवन सीनियर अफसर्स लगाए रहते हैं। पहले तो ये 15-15, 20-20 किलो के थे, अब थोड़े लाइट हुए हैं और फिर भी अभी भी ये 7-8 केजी की ये बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं। लेकिन वो फाइबर के बने हुए जो जैकेट थे, AK-47 के सिवा किसी भी गोली से, किसी भी बुलेट से उनको भेदा नहीं जा सकता था। तो फिर वही बातचीत शुरू हुई। हम भारतीयों की आदत है मोल भाव करने की। उसने कुछ 150 यूरो की बात बताई जो ज़्यादा लग रहा था। पहले विचार आया कि ले लूँ, फिर मैंने कहा इतना पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं, हिंदुस्तान में भी ज़रूर मिलता होगा, ये क्वालिटी ही कम होगी, लेकिन ये बहुत महंगा बता रहा है। बहरहाल तय तोड़ करने के बाद वो करीब करीब 110-120 यूरो में ये बात तय हुई कि वो हमको दे देगा। खैर उसको कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी थी, उसने पैसा लिया और हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी। इसके अलावा किसी से मैंने वो जो अमेरिकन आर्मी की टॉर्च होती है जो पुलिस पर्सनल अपने साथ लेके चलते हैं, चार्जेबल होती है। हम लोग जो चार्जेबल टॉर्च जानते हैं पहले जो नेपाल के रास्ते आती थी, बहुत से लोग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि, ऐसा अब लगता है कि शायद वो चाइनीज़ हुआ करती होगी। शुरू में तो वो अच्छे से चार्ज करती थी, लेकिन उसके बाद साल 1.5 साल बाद, रोशनी भी उसकी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन साल 1.5 साल बाद वो किसी काम की नहीं रह जाती थी, क्योंकि जैसे ही उसका चार्जर ख़राब हुआ वो और किसी चीज़ से चलते नहीं थे, एक्स्ट्रा बैटरी से चलते नहीं थे। तो वो उनका जो पुलिस की यूनिफॉर्म का पार्ट था वो भी वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा जो उनका कटर था, चाकू, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का चाकू था और वो किसी भी पर्पज़ से इस्तेमाल किया जा सकता था। वो जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई है उसमें इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन पुलिस के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम सभी लोगों ने, जो हमारे पास नहीं थी, हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं थी, या हमारे लिए उनको भारत में ख़रीद पाना या ले पाना उसी क्वालिटी का मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़े बहुत सामान थे। अब ये समस्या हुई कि इसको कैसे पैक किया जाए, कि ये जब ये भी बताया गया कि ये सी रूट से आपका सामान भेजा जाएगा, आपके वहाँ पहुँचने के महीनों बाद भी ये सामान पहुंच सकता है आपके पास, यानी एक महीने तक आपके लिए आपको लग सकते हैं इस सामान को आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन इंश्योर्ड है ये आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ज़रूर। तो फिर अब इसके लिए बात विचार शुरू हुआ कि भाई कैसे इसको ले कैसे जाएंगे, कि अगर ये एक्सरे में डिटेक्ट हुआ। तो अमेरिकन्स ने ही मुझे बताया कि आप ऐसा करिए कि आपके पास जो बैग है या जो आपके पास ब्रीफकेस है, आपके पास जो भी जिसमें, उसके बॉटम में इसको लगा दीजिए, बिल्कुल बॉटम में। जो मुझे रजनीगंधा लाते समय बताया गया था, एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि आप बॉटम में जहाँ पर उस बैग का बेस होता है वहाँ पे अगर आप लगा देंगे तो वो अलग से कोई आर्टिकल डिटेक्ट नहीं होगा, वो पार्ट ऑफ द बेस फ्रेम ये मान के उस पर किसी की निगाह नहीं जाएगी, और इसमें बहुत मुश्किल है इसका डिटेक्ट हो पाना। हमारा डर सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट का था, क्योंकि वो बहुत महंगा था और हम चाहते थे कि उसे अपने साथ हम ले जाएं, इसलिए हम उसको कैसे ले जाना है इसके लिए बहुत परेशान थे। फिर ये छोटी छोटी जो टॉर्च है, ये सब। चाकू के लिए भी ये हुआ कि चाकू को अगर आप क्लोज कर देंगे, जब उसका फलक दिखाई नहीं देगा किसी भी एक्सरे में,
तो वो कुछ मछली जैसे आकार का बन जाता है, बहुत सुंदर सा सुंदर से शेप का वो चाकू था। और वो उनके पुलिस पर्सनल के यूनिफॉर्म का पार्ट था कि अगर उसको मोड़ दें तो मोड़ के वो मछली जैसा ही हो जाता था, वो कभी चाकू की शक्ल में नहीं आएगा, उसको भी रखा जा सकता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमारे 30-40 लोगों का जो ये बड़े बड़े बैग पैक होंगे, करीब 100 केजी के आसपास सबका रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान था उसमें। यूनिफॉर्म थे, तरह तरह के जूते थे, कपड़े थे, जैकेट्स बहुत ढेर सारे थे, और बर्तन बहुत थे। थोड़े बर्तन तो हम लोगों ने छोड़ दिए, अपने मकान मालिक को दे दिए, लेकिन फिर भी काफ़ी बर्तन थे जिनको वापस ले आना था। जैसे कुकर था, कुकर लेने को वहाँ कोई तैयार नहीं था। हमारे मकान मालिक ने भी कहा, ऐसा भी बहुत आवाज़ करता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो काफ़ी वज़नदार हो रही थी, उनको भी साथ में ले आना था। खैर वो उसको पैक किया गया, पैक करके उसे वहाँ इकट्ठा किया गया। अब ये हुआ कि गाड़ी का कैसे किया जाए। कुछ कंटिंजेंट जो थे, उनकी गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो हम लोगों के जाने के बाद ही उनको जगह मिल रही थी या उनको वापस जाने के लिए कहा गया था। तो अपने अपने कंटिंजेंट में ये तय किया गया। ये भी हुआ कि साहब हम लोग फाइनली, हम अंतिम बैच थे यूएन मिशन के कोसोवो में, तो हम इस तरह से यहाँ से विदा हो रहे हैं। मिशन का तो कोई आदमी हम लोगों को विदा करने आएगा नहीं, कम से कम आपस में एक दूसरे की विदाई का कोई प्रयोजन, कोई स्थान तय कर लिया जाए। फिर धीरे धीरे उसी में ग्रुप बना के ये पता लगा कि सबसे पहले कौन कंटिंजेंट जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, और मिल बैठ के ये तय किया गया कि जो सबसे पहले जाएगा, बाद वाले उसे अपनी गाड़ी से उसका सामान और बाकी चीज़ें वहाँ पहुँचाएँगे, और वो जब जाने लगेगा तो उसके बाद वाले। और अंत के लिए ये तय किया गया कि हम अपने पुलिस कमिश्नर से, जो वहाँ कोसोवो के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोसोवो पुलिस की कुछ गाड़ियाँ उपलब्ध करा दें जो इन लोगों को, लास्ट वाले कंटिंजेंट को प्रिस्टीना एयरपोर्ट तक पहुंचा सके। तो ये तय हो गया, और पुलिस कमिश्नर ने बिल्कुल कह दिया कि हम बिल्कुल पहुंचा देंगे आपको, कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है। उनको रिक्वेस्ट के रूप में एक लेटर उन्हें दिया गया, और उस रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार करके उतनी गाड़ियों को देना स्वीकार कर लिया। टर्किश एयरलाइंस का विमान था जिससे हम लोगों ने अपना टिकट कराया था, और सब लोग एक साथ ही जा रहे थे। वहाँ एक भी दिन ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं था। एक ही दिन सबको एनओसी मिल गई। सब लोगों का सामान जो दौड़ धूप की एक दूसरे की मदद करके एनओसी वहाँ सामानों की ले ली गई। फिर जो जितना पैसा आपको वहाँ से यूएन ने दिया है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो वो अपने आय के स्रोत में जब आपको दिखाना होगा तो वो एक फॉर्म होता है यूएन का, जो आपको सबमिट करना होगा, जिसमें ये लिखा होता है। और भारत सरकार के इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार अगर वो फॉर्म आप दिखाएंगे तो उतनी आय आपकी साल भर की वो मुक्त हो जाएगी, इनकम टैक्स से, आयकर से मुक्त हो जाएगी। वो सब चीज़ें छोटी मोटी सब लेनी थी। अपने सारे जितने कार्ड थे वो जमा कराने थे। आप कोई भी कार्ड लेके उनका नहीं जा सकते। जैसे यूएन का जो आइडेंटिटी कार्ड था वो आप लेके नहीं जा सकते। यूएन का ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके नहीं जा सकते, जो आपको मिला था वो आपको हर हाल में जमा करना होगा। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि तमाम कंट्रीज़ में यहाँ से लोगों ने जाने के बाद उसको वैलिडेट करा लिया कि साहब जिसके पास यूएन का ड्राइविंग लाइसेंस है उसे किसी दूसरे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पिछले 3-4-5 सालों से यूएन ने अपने जो भी उनके जो भी मिशन में जो लोग भी अधिकारी आते हैं उनके कार्ड्स को जमा कराना शुरू कर लिया कि अब ये कार्ड्स आप जमा करके तभी जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो यूएन की पहचान हुआ करती थी वो सब हम लोगों से जमा करा लिया। लेकिन यूएन के एम्बलम हम वहाँ बड़ी संख्या में ले आए, कैप वहाँ से ले आए जो हम वहाँ पहनते थे। आप अगर हमारे फेसबुक आईडी में यूएन के कोसोवो की जो फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे उसमें हल्के नीले रंग की कैप, और वैसे भी आप कहीं भी यूएन की प्रेजेंस को अगर देखना चाहते हैं किसी भी देश में, अगर कभी आपको टीवी में समाचार के माध्यम से देखना हो या कभी अखबारों में किसी बड़ी मैगज़ीन में कलर्ड फोटोग्राफ जब निकलती हैं तो हल्के आसमानी कलर की यूएन की वो कैप आपको दिखाई देगी। वो वही संयुक्त राष्ट्र संघ की पहचान है, और उसके अधीन काम करने वाले वर्दीधारी उसी कैप से जाने जाते हैं। वो कैप ऐसी है, वो टोपी ऐसी है, बैरे कैप है वो,
जो सबको इस्तेमाल करनी है। नीचे पहनने वाला कपड़ा यानी जो वर्दी है, कहीं जैसे सूडान में अगर आप जाएं तो वो खाकी पहनते हैं, हम लोग हल्का नीला पहनते हैं। और इसी तरह से चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ही गहरा नीला पैंट और शर्ट एक ही तरह का पहनते हैं। जॉर्डेनियन वो जो हमारे यहाँ जो आर्मी के लोग पहनते हैं, जो धोखा देने वाली जो वर्दी होती है, वो नीली भूरी और चितकबरी जैसी होती है, वो उसको पहनते हैं, वो उनके यहाँ की नेशनल यूनिफॉर्म है। इस तरह सब अलग अलग सबकी हम लोगों ने एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ ली, एक साथ फ़ोटोग्राफ ली हम लोगों ने। सारे जितने रिप्रेजेंटेटिव जहाँ जहाँ के थे, जो हम लोगों के साथ साल भर काम किए हुए थे, उनकी सबकी तो जगह जगह अच्छी अच्छी लोकेशन ढूंढ के अपनी याददाश्त के लिए ये फ़ोटोग्राफ्स ली गई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से उन चिन्हों का आदान प्रदान किया गया जो उनकी वर्दी के पार्ट होते हैं, वो भी लिया गया। और जब तय हो गया कि कैसे कैसे लोग जाएंगे, तो जाने से पहले तय किया गया कि प्रिस्टीना में कहाँ कॉफ़ी हाउस में सब लोग एक साथ कॉफ़ी पिएंगे। और ये भी तय हुआ कि जो कंटिंजेंट जाएगा उसको सब लोग आपस में उसका पैसा दूसरे कंटिनेंट के लोग देंगे। तो हम लोगों की विदाई के लिए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम लोग थोड़ा पहले गए थे। हमारे ठीक बाद 3 दिन बाद पाकिस्तान का कंटिंजेंट गया था, उसके बाद बांग्लादेश का, और फिर ऐसे ऐसे करके जो हम लोगों के बहुत नज़दीक थे। और इधर एशियाई मूल के जो पुलिस अधिकारी थे, उनमें चूँकि आपस में ज़्यादा साल भर आपस में ज़्यादा बनी, आपस में ज़्यादा तारतम्य अच्छा रहा। एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के यहाँ चाय के लिए बुलाना, कॉफ़ी के लिए बुलाना, कभी कभी जो अच्छा खाना बनाने वाले उसमें अधिकारी कर्मचारी थे, रोटी बनाने वाले, पराठा बनाने वाले, इस तरह से उसकी दावत के लिए बुलाते थे। शाम को सब लोग वहाँ दावत में शामिल होते थे। जो नॉन वेज के जानने वाले, जो चाहने वाले थे या नॉन वेज का इस्तेमाल करने वाले थे, उनके लिए तो बहुत एवेन्यूज़ थे, भांति भांति के व्यंजन बनते थे और वो लोग जाते थे। तो खैर अंतिम दिन में फिर वहाँ हम लोगों ने, ठंडक का सीज़न था, बर्फ़ चारों तरफ पड़ी हुई थी, उस बर्फ़ को, एकदम सफ़ेद चादर को छोड़ के जाने में थोड़ा कष्ट तो ज़रूर हुआ कि साल भर तक जो हमारी रिहाइश रही। वैसे भी किसी को भी अपना घरौंदा, चाहे वो थोड़े दिन के लिए हो, चिड़िया या पक्षी, कोई भी किसी घरौंदे को 2 बार इस्तेमाल नहीं करता। एक बार घरौंदा बनाता है, उड़ जाता है, फिर नया बनाता है। तो ठीक वैसा ही था, 1 साल के लिए, 14 महीने के लिए एक नया घरौंदा था और हम वहाँ से वापस आ रहे थे। कष्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि सब हंस रहे थे, कोई इस कष्ट को व्यक्त नहीं कर रहा था। सब अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि कीप इन टच, हमेशा आप संपर्क में बने रहिएगा। अब इस सभी का एक दूसरे का जो नंबर था, ख़ासकर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर तो खैर कम ही लोगों ने शेयर किया, लेकिन ईमेल आईडी सब लोगों ने शेयर कर ली, क्योंकि हम लोग सारा काम साल भर हम लोगों ने मेल पर ही किया था, यूएन का सारा काम, तो हमें ज़्यादा आसानी लगने लगी थी मेल का इस्तेमाल करने में, और मेल से ही हम लोग एक दूसरे से टच में भी थे, कम्युनिकेट भी करते थे, तो एक दूसरे का मेल भी लिया गया। खैर हम लोगों के जाने का समय आ गया। जैसा कि पार्टी जैसी कोई बात नहीं थी, कि कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं हो सकती थी, कोई हम लोगों को कोई वैसे पूछ भी नहीं रहा था यूएन में। और जो अल्बेनियन कोसोवो के लोग रहने वाले थे, वो तो बस जैसे कह रहे हैं, मना रहे थे कि ये लोग जाएं किसी तरह से, हम जल्दी से अपनी गद्दी नशीन हो, अपना काम शुरू करें। तो इसलिए उनका पार्टी, हाँ, हम लोगों के मकान मालिक ने ज़रूर एक छोटी सी अपने घर में बुला के पार्टी की थी। बिस्किट विस्किट जो कुछ भी उस बेचारे के पास हो पाया, उसने इंडियंस को, जो हम लोग साथ साथ जा रहे थे, उनको सबको चाय वाय पिला के विदा किया था। पैसा हालांकि जोड़ जोड़ के लिया उसने कि इतना आप 4 दिन पहले जा रहे हैं महीना पूरा होने के, लेकिन उस 4 दिन का भी आपको देना होगा। बहरहाल खैर उसका काम था, और रेंट का पूरा पैसा, बिजली का पूरा पैसा, बाकी और किसी चीज़ का पैसा उसे हम लोगों को नहीं देना था। कुछ चीज़ें उसने ख़रीदी थी एक्स्ट्रा हम लोगों के कहने पे, तवा जैसी चीज़ या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ और ख़रीदी थी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा की बात। वो खैर उसका हिसाब किताब करके हम लोग फाइनली वहाँ से रवाना हुए और एयरपोर्ट पहुँच गए।
टिकट लेते समय आपसे एक ऑप्शन ये पूछा जाता है कि आप कौन सा खाना खाएंगे। और ये पहली बार मुझे आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि वहाँ से जब हिंदुस्तान से यहाँ आते थे, या इसके पहले जब 2 बार गए थे, तो ऐसा न तो फॉर्म पड़ा, ना टर्किश एयरवेज़ के प्लेन से हम लोग गए। अलग अलग जो भी उपलब्ध होता था वहाँ दूसरे उससे जाते थे, तो खाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। टर्किश एयरवेज़ का जो लिस्ट, जो मीनू आई, उसमें हम ढूंढते रहे वेजिटेरियन फूड, लेकिन वेजिटेरियन फूड का कोई कॉलम टर्किश एयरवेज़ के उस लिस्ट में नहीं था। उसमें बहुत ढूंढने के बाद एक हिंदी फूड लिखा हुआ था, हिंदू फूड या हिंदी फूड लिखा हुआ था। तो मेरा नेचुरल समझने का आशय ये था कि यही होगा, हिंदू या हिंदी फूड खाने का मतलब कि यही वेजिटेरियन होगा। बाकी सब चीज़ें उसमें बहुत तरह की 20 तरह के व्यंजन थे। लोगों ने खाने में वो ऑर्डर किए, मैंने भी हिंदी फूड ऑर्डर कर दिया। प्लेन चल पड़ा। चाय कॉफ़ी की टर्किश एयरवेज़ की उस समय की अब का मुझे नहीं पता, लेकिन फ़्लाइट्स बहुत अच्छी थी, उनकी सेवाएं और उनका भीतर का सब सिस्टम बहुत ही अच्छा था। तो वो समय समय पे आपको जब भी पानी की, चाय की, कॉफ़ी की जो ज़रूरत हो वो आपको दे दिया करते थे। फिर खाने का समय आया तो वो सीट नंबर से उनके दिए गए ऑप्शन के मुताबिक उन्होंने सब अलग अलग कर रखा था। मेरे सामने जब आया तो उन्होंने एक पैकेट हमें बड़ा फुल टाइप का खाने का पैकेट भेजा। तो मैंने उससे पूछा भी कि इज़ इट, उसने कहा हिंदी। मैंने कहा यस, हिंदू फूड आई नीड। तो उसने खैर दे दिया मुझे। थोड़ी देर बाद जब सब लोग अपना खोलने लगे, मतलब कुछ ये वहाँ एटिकेट्स में ये माना जाता है कि ऐसा नहीं कि आपको उसने पकड़ा है और फ़ौरन खोलने लगी आप, तो एटिकेट्स ये कहते हैं कि आप उसे रख दीजिए, थोड़ी देर में जब अगल बगल वाले भी शुरू करें तब आप शुरू करिए। तो खैर उसको खोला तो उसमें एक बड़ी सी मछली सजी सजाई और वो उसमें थी। तो मैंने फ़ौरन वो ऊपर घंटी दबाई, वो आई। तो हमने कहा भाई दिस इज़ नॉन वेजिटेरियन, आई नीड वेजिटेरियन फूड। तो उसने आर्गू किया मुझसे, उसने कहा नहीं दिस इज़ हिंदी फूड। एंड हमने कहा भाई ये तो फ़िश है, ये हम आई एम वेजिटेरियन, हम ये नॉन वेजिटेरियन। तो उसने कहा नो सर, इट कम्स अंडर वेजिटेरियन। अब उससे तो बहस करना बेकार था। बाकी सारे लोग इकट्ठा हो गए, होता साहब थे वो खड़े हो गए, चमोली थे हमारे साथ वो खड़े हो गए, भाई आप क्या तमाशा कर रही हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, हमें वेजिटेरियन। तो खैर उसने कैसे भी वो लिस्ट हमें दी, जिसमें हम ही ने उसमें हिंदी, हमने कहा बोलिए दिस इज़ योर ऑर्डर। तो मैंने कहा यस दिस इज़ माय ऑर्डर। मुझे हिंदू फूड, उसमें एक्चुअली हिंदू फूड लिखा हुआ था, इट इज़ नॉट हिंदी फूड, हिंदू फूड। तो मैंने कहा ये हिंदू फूड। तो बहरहाल अब उससे बहुत ज़्यादा जिरह करने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने कैटलॉग में दिखाया कि हिंदू फूड में वो क्या क्या सर्व करते हैं, तो वो मछली उसमें इंक्लूडेड थी। तो खैर मैंने वापस कर दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो फिर जब सबका सब पूरा हो गया, वो सामान वामान कलेक्ट कर लिया उसने, वापस में जो वो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसने आके पूछा कि हम क्या आपके लिए मदद कर सकते हैं, आप क्या प्रेफर करेंगे। तो मैंने कहा एनी फ्रूट्स इफ़ यू हैव, अगर आपके पास कोई हो। बाकी तो अब मैं समझ गया कि ये प्रिपरेशन आपके पास कुछ नहीं है। फ्रूट्स अगर हों तो वो आप हमें दे दें। तो उसने एक और पूछा हनी, हमने कहा हाँ हनी भी चलेगा। मैंने उससे पूछा ब्रेड आपके पास हैं, तो वो पहले तो नहीं समझ पाई ब्रेड को, बहुत काफ़ी समझाने पे हमारे और मित्रों ने समझाया तो कुछ समझ पाई, लेकिन बाद में लौट के उसने मना किया कि वी डोंट हैव ब्रेड्स। तो अब होगा ज़रूर ऐसा कुछ न कुछ जो वेजिटेरियन होगा, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और न वो समझने को तैयार थी। तो बहरहाल काफ़ी देर बाद वो 2 सेब और शहद के जो पाउच होते हैं, वो 2-3 पाउच, ये उसको ढूंढ ढांड के इतना मिला, वो ले आई। तो अब खैर बाकी लोगों ने टिप्पणी भी शुरू की कि इससे बढ़िया तो आज मछली ही खा ली होते, पंडित जी आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, 2 सेब में भी 12 घंटे काटना है, कहाँ कैसे काम चलेगा। बहरहाल अब उसी से काम चलाना था। उसके बाद फिर सवेरे का जो नाश्ता होता है वही मिलता। तो खैर दिन भर चूँकि हम लोगों ने सामान का ले आना, ले जाना, तौलाना, पैक करना, उसको जो सर्विस थी जहाँ पे
जो उसे घर तक भेजना था, जिस कूरियर सर्विस को वहाँ जमा करना, उससे रसीद लेना, दुनिया के इस टिटिम्मे में बहुत समय लग गया था, थक भी गया था। और सच बात तो ये है, भूख भी बहुत लगी थी। लेकिन अब वो वैसे तो हो सकता है 2 सेब में पेट भर जाता, लेकिन चूंकि मनचाही चीज़ नहीं मिली और ऐसा लगा कि ये 2 सेब खाना, हालांकि 2 सेब पर्याप्त होता है, लेकिन 2 सेब थोड़ी देर में खा लिया। खाने के बाद फिर वही, लेकिन वो एक खटका सा बना रहा कि भूखा हूँ। बहरहाल पूरा रास्ता काट के हम लोग फिर सारे लोग वहाँ दिल्ली पहुँचे। तमाम लोग जो नज़दीक के थे, उनके परिजन भी उनको लेने आए थे। बड़ा ठंडक का समय था। हाँ, इस बार चॉकलेट, चूँकि हैंडबैग आपके पास था, 8 केजी आपको अलाउड था, तो जितनी चॉकलेट ला सकते थे, क्योंकि वो सबसे सस्ती और यहाँ न मिलने वाली वस्तु थी कि उस ब्रांड के, उस टेस्ट की चॉकलेट यहाँ नहीं मिलती कहीं। तो वो ढेर सारी, बहुत जितनी ला सकते थे वो अपने बैग में भर के ले आए थे। कि पिछली बार गर्मी में आने पर ये बिल्कुल पिघल गई थी, इसका टेस्ट ख़राब हो गया था, इसका लुक ख़राब हो गया था, रैपर्स इसके जो अच्छे से बने होते थे वो चेंज हो गए थे, तो इस बार उसे ले आए थे। इस तरह से हम लोग वापस हिंदुस्तान पहुंच गए, अपने अपने घरों को आ गए। और आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने कि पूरा यात्रा वृत्तांत एकदम अंत तक ज़रूर सुनाया जाए, आज बस अब यहीं तक। अब कल से प्रत्येक दिशा में, यानी कल मैं एटीएस में ज्वाइन करने के बाद जो चुनौतियां एटीएस के समय, तत्कालीन समय में थीं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और फिर एक एक करके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।